स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 1 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हो 1 जुलाई के बाद से आपका विजन आईएएस का जो न्यूज़ वाला पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव आई है। सो अप्रोक्स 5 आर्टिकल्स पब्लिश की जाती है पर डे, और आई थिंक कि ये आर्टिकल अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और न सिर्फ आसानी होगी, आपको टाइम भी कम लगेगा to revise the content. So it is better to revise daily basis so that आपका मंथली बेसिस का जो लोड है वो कम हो जाए। एंड प्रीलिम्स के लिए आपको भी पता है कि ऐसे कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस के लिए डाटा यहाँ से निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो वी विल एनालाइज कि कौन से फैक्ट्स एंड डाटा आपको मेंस के लिए याद रखने हैं एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एंड आपके रिक्वेस्ट के अनुसार So let's move to our first article. Cabinet approves a loan guarantee scheme for COVID affected sector. तो ये जो लोन गारंटी स्कीम होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इस स्कीम के तहत जो लोन प्रोवाइड करी जाती हैं बैंकों के द्वारा टू द वेरियस सेक्टर्स, गवर्नमेंट एज ए गारंटर के रूप में एक्ट करती है। तो ये जरूर याद रखनी है। और गवर्नमेंट क्यों गारंटर के रूप में एक्ट करती है? बिकॉज बैंकों को ये डर लगा रहता है कि अगर वो लोन देंगे टू द पर्सन्स या टू द कंपनी तो हो सकता है उनके लोन डूब जाए। और वैसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये श्योरिटी आती है कि हाँ भाई साहब आप लोन दे दो, और हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो हम आपको पे करेंगे। तो ये बेसिक मतलब होता है लोन गारंटी प्रोवाइड करने का। तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो वही बात है, अगर देखा जाए लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये रखा गया है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में उसको अपस्केल किया जाए, उसको और ज़्यादा रेनोवेट एज वेल एज स्ट्रेंथन किया जाए अलोंग विद जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो तो क्रिएट होंगी इन द कंट्री, एंड स्पेसिफिकली टारगेटिंग द अंडर सर्व्ड एरियाज। क्योंकि आपको ही पता है ये जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें आपका जो गैप है, एसिमेट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा है बिटवीन रूरल वर्सेस अर्बन। तो जो रूरल एरियाज होते हैं आपको पता है अंडर सर्व्ड एरियाज होते हैं, यहाँ पर आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सब की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। दैट्स वाई ये आपका स्कीम लेकर आया गया है सो दैट ये जो आपका अंडर सर्व्ड एरियाज है यहाँ पर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जा सके। और फिर मेन ऑब्जेक्टिव इस लोन गारंटी स्कीम का ये भी है कि जो क्रेडिट रिस्क होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट रिस्क का मतलब बैंक ने क्रेडिट दिया लेकिन क्या पता वो वापस उसके पास आए या ना आए, तो एक कंसर्न लगा रहता है बैंकों को सो दैट ये रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैंकों के लगते हैं। तो ये देने में कतराती है, बैंक जो है वो लोन देने में या क्रेडिट देने में कतराती है। सो कहीं ना कहीं इस स्कीम के मदद से जो क्रेडिट रिस्क है उसको मिटिगेट करने में मदद मिलेगी, है ना। एंड फैसिलिटेट बैंक क्रेडिट एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर क्रेडिट रिस्क है, जितना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क उतना ज़्यादा बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर सकती है। एंड अर्बन या रूरल लोकेशंस के लिए क्या हो गया, आपका गारंटी कवर वुड बी 50% टू द ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एंड 75% टू द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यानी कि आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड क्या है? ब्राउनफील्ड यानी कि कोई पहले से आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्टिव है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है वाया बैंक क्रेडिट तो 50% तक का आपका लोन गारंटी कवर होगा। और जो आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रोजेक्ट जो शुरू से ही शुरुआत की जानी है, उनको हम ग्रीन प्रोजेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको एयरपोर्ट किसी जगह इस्टेब्लिश करनी है, पूरा फ्रेश एयरपोर्ट बनाना है, तो वो आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो लेट से आपका कोई ऑलरेडी एयरपोर्ट है उसको रेनोवेट करना है, उसमें आपका जो खर्च आएंगे, जो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, उसको हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। तो ये बातें होप आपको क्लियर हो गई होंगी ब्राउन फील्ड वर्सेस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। तो अर्बन या रूरल लोकेशन के लिए जो गारंटी कवर है वो आपका 50% होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए 75% आपका गारंटी कवर होगा फॉर द लोन्स सैंक्शन अप टू ₹100 करोड़। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका गारंटी कवर जो होने वाला है दोनों प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड, वो आपका 75% है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छे से फोकस कर रही है कि यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
ज़्यादा लगाए जाए। एंड साथ ही साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशनल फंडिंग अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और जो टोटल आउटले है उसे रेज किया गया है 4.5 लाख करोड़ का, जो पहले आपका 3 लाख करोड़ हुआ करता था। और ये एप्लीकेबल होगा सारे एलिजिबल लोन्स के लिए जो सैंक्शन करी गई थी अंडर द गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टिल 30 सितंबर 2021। और अगर हम बात करें आपका ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये आपका लाया इसलिए गया था कि जो आपका MSME सेक्टर है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज या स्मॉल बिजनेसेस जो पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तो इनको क्या किया जाए, कोलेटरल फ्री गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स प्रदान किए जाए। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जो लोन प्रदान करेंगी वो तो आपको बैंक ही प्रदान करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगी, जिसमें आपका जो MSMEs या स्मॉल बिजनेसेस को लोन दी जाएंगी वो कोलेटरल फ्री होंगी। लेकिन बैंक को ये भरोसा दिलाना कि अगर लेट से कि ये MSME या स्मॉल बिजनेस आपके लोन वाले पैसे लेके भाग जाते हैं या कुछ भी इश्यू आती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड है कि अगर वो लोग नहीं दे पाए तो हम आपको पैसे चुका देंगे इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, जो भी है। ये है आपका ECLGS स्कीम। तो अगर हम बात करें ECLGS की या इस स्कीम की, तो इसमें आपका 100% गारंटी कवरेज मिलेगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा। किसे, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपके बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, NBFCs हो सकते हैं, और ये आपका GECL के ऊपर मिलेगा टू द एलिजिबल MSME। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कि वैसे प्रोजेक्ट जहाँ पर कुछ वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कार्य शुरू हो चुका है, और जो साइट है वो ऑलरेडी पार्टली डेवलप की जा चुकी है, जिसमें आपका कुछ सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका होगा। उसके बाद उसमें अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। सिंपल कहो कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये स्क्रैच से, शुरू से, बेसिक से आपका स्टार्ट होता है। एंड ये जो साइट है इट इज़ नॉट डेवलप्ड, एंड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी फॉर द प्रोजेक्ट, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर जनरली एब्सेंट ही होती है। तो ये आपका ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बेसिक के बारे में हमने जाना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल को कवर कर लिया है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और आपका मेंस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम ये जो है इसके डिटेल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो आपका लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर है, क्योंकि MSMEs को टैकल करने के लिए, कोविड-19 से बाहर निकालने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप ली जा रही है, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपके मेंस के क्वेश्चन में आ सकते हैं, है ना। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं ये आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोन गारंटी स्कीम, और उसे कौन प्रोवाइड करेगा, एंड वी हैव द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, है ना। और ये आपका 100% गारंटी कवरेज देगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा। तो ये सब आपको पता होने चाहिए MSMEs को रिवाइव करने के लिए। ये जनरल पॉइंट में भी आप यूज कर सकते हो कि MSMEs को रिवाइव करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं। तो होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम कंप्लीट 4 ईयर। तो आप देख सकते हो जुलाई का महीना आ चुका है, और 1 जुलाई 2017 को GST लॉन्च कर दी गई थी, और GST के लॉन्च होने के बाद अब आपका 4 साल यानी कि 2017, 18, 19, 20 एंड नाउ 21, तो 4 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये आपका न्यूज में रहा है। तो होप आप उम्मीद करो कि ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, भले ही ये टॉपिक पुराना हो, बट ये आपका मेन सिलेबस में आ जाता है, तो ये याद रखना है। तो GST के बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, कुछ अचीवमेंट्स भी देखेंगे, और कुछ जो कंसर्न है जहाँ पर GST लगता है कि यहाँ पर फेल हो रही है उसको भी हम देखेंगे। तो GST आपका 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारा भारत देश है, भारत की इकोनॉमी है, उसको सिंगल कॉमन मार्केट में तब्दील किया जाए बाय रिप्लेसिंग वेराइटीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू सिंपल, ट्रांसपेरेंट,
टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स रिजीम। आज भी वही है, आपके बहुत सारे पहले टैक्स लगते थे, ये टैक्स वो टैक्स, दिस टैक्स दैट टैक्स, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट टैक्स लगते थे। अब क्या हो रहा है कि आपका सिंगल कॉमन मार्केट हो गया है, जहां पर आपके 4 स्लैब्स प्रोवाइड की गई है और सारे प्रोडक्ट्स को इन 4 स्लैब्स में कैटेगराइज करके रखा गया है और उन्हीं के अनुसार टैक्स जो है लगाने वाले वो लगते ही, है ना। तो आप देख सकते हो इट सब्ज्यूम्ड ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी लगभग आपके डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता था इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। जो फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोलियम, हाँ ये याद रखना है आपको अच्छे से, अप्रोक्स ऑल ऑफ द आइटम्स जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में पहले आते थे उसको सब्ज्यूम कर दिया गया है, लेकिन एक्सेप्शन याद रखें। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे आपके पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके आउट हैं जीएसटी के दायरे से, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी अभी नहीं लगता है ना। अल्कोहलिक बेवरेजेस पर भी आपका जीएसटी नहीं है, स्टैंप ड्यूटी पर भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। इस पर जो पहले अपनी राज्य सरकार टैक्स लगाया करती थी वही सब अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जीएसटी इस पर नहीं लगता है। हाउएवर ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम या अल्कोहलिक बेवरेजेस इन सब पर भी जीएसटी को लागू कर देना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि इट्स सब्ज्यूम्ड ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस बट सर्टेन एक्सेप्शन भी है, ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं। एंड अगर हम बात करें इस 4 साल में क्या अचीवमेंट हुए हैं तो आप देख सकते हो रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी की बात कही गई है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन में तो बढ़ोतरी हुई ही है अलोंग विद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो बिजनेसेस जीएसटी को रजिस्टर करवाना है ना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पहले क्या होते हैं कि टैक्सेस के दायरे से बाहर आते थे और वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मैंडेटरी था उनका। अब जीएसटी चूंकि आ गया है, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया है आपका, तो आराम से हम कह सकते हैं कि अब इन लोगों को भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा और सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया गया था। हाउएवर पहले आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब जीएसटी आया था तो काफ़ी ज़्यादा जो सर्वर क्रैश या फिर आपका कम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ईज डाउन की गई है। तो आप देख सकते हो एक अचीवमेंट तो यही है कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन प्लस बिजनेस रजिस्ट्रेशन उन दोनों में बढ़ोतरी हुई है ड्यू टू द सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। एंड फिर अगर हम अदर अचीवमेंट की बात करें तो देख लो ई वे बिल अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ मल्टीपल चेक पॉइंट्स। आपको ही पता है ई वे बिल लाया इसलिए गया था कि ये जो जगह जगह पर चेक पॉइंट्स लगाए जाते थे और देखा जाता था कि गाड़ी ने क्या रखा है क्या नहीं रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम, डिले इन रिसीविंग द प्रोडक्ट, ये सब होते थे। तो ई वे बिल लाने से क्या हुआ कि आपका डायरेक्ट ये जो आपका मल्टीपल चेक पॉइंट पर रोकने की जो पहले प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई, तो आराम से ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी सेविंग हुई है, ये भी बात है। ई वे बिल आपको ही पता है कि जब भी रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कोई गाड़ी गुजरती है जिसमें सर्टेन गुड्स हुआ करते थे तो जगह जगह पर चेक किया जाता था रोक कर कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि ई वे बिल के माध्यम से वो सब कुछ पता हो जाता है। सिर्फ ई वे बिल आपको ये जो पास की तरह काम करता है और यहाँ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में है वो इजीनेस आती है। साथ ही साथ ई इनवॉइसिंग सिस्टम भी लाया गया है सो दैट जो फेक इनवॉइसिंग की समस्या जीएसटी में आ रही थी उसको चेक करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए। तो कैसे, तो बेसिकली सिंपलर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज एंड साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करवा कर, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रही थी फेक इनवॉइसिंग की और ये रिपोर्ट भी आया था। दैट्स वाई इसके लिए भी एक करेक्ट सिस्टम लगाया गया ई इनवॉइसिंग सिस्टम, सो दैट जो आपका ये जो आपका फेक इनवॉइसिंग वाली समस्या है वो खत्म की जा सके। साथ ही साथ जब भी जीएसटी आए हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये बात है। तो अगर हम बात करें एरियाज ऑफ कंसर्न की, यानी कि अब कौन कौन से इश्यू आ रहे हैं जीएसटी को लेकर, क्योंकि जीएसटी लागू तो हो गए हैं लेकिन कुछ दिक्कत भी है। और वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है आपका कि जीएसटी में कुछ कमियां भी है, तो हमें उस कमियों को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसमें कुछ कंसर्न्स हाईलाइट हुए थे। इसमें कहा गया था कि भाई साहब जीएसटी है तो ठीक है, लेकिन जीएसटी का तो मतलब होता है सिंगल टैक्स, बट यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स, यानी कि जैसे 5% का स्लेब, 12% का स्लेब, 18% का स्लेब, ये जो आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट है इस पर चिंता जताई गई थी। एज वेल एज ये भी बात बताई गई कि
जीएसटी कलेक्शन में शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। जो फोरकास्ट किया गया था कि इतना इनकम आएगा उतना इनकम आएगा, लेकिन फोरकास्ट से कहीं ना कहीं काफ़ी कम हुआ है जीएसटी कलेक्शन। साथ ही साथ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। एंड फिर अदर एरिया जब कंसर्न की बात करें तो आप देख लो, सेंटर्स इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सेस एंड स्पेशल सरचार्जेज। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर एडिशनल सेस और सरचार्ज लगाती है, और ये जो पैसा है आपका डायरेक्ट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ये आपका टैक्स डिवोल्यूशन नहीं होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास जाता है। आप देख सकते हो सेस एंड सरचार्ज आर नॉट ए पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। एंड जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स, ये कंट्रोवर्शियल भी हुई थी। आपको पता है जब जीएसटी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था पैंडेमिक के कारण, तो ये इश्यू आ रही थी स्टेट को, कहीं ना कहीं ये फियर लग रहा था कि हमें हमारा जो रेवेन्यू है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहाँ से खर्च किए जाएंगे, कहाँ से स्कीम के लिए पैसे आएंगे, तो ये सब कंसर्न चल रहे थे। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल हुआ था, आपने भी इस इश्यू को समझा होगा। साथ ही साथ टेक्निकल ग्लिचेज, डिफिकल्टी इन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब तो है ही है। कुछ की फीचर्स ऑफ जीएसटी की जान ले तो आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ जीएसटी, और ये जरूर याद रखनी है, इसे हेड करी जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करना। अगर कुछ इश्यू आता है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर तो उसको खत्म करना, साथ ही साथ टैक्स रेट भी डिसाइड करना फॉर द वेरियस आइटम। टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी बताई गई है, जिसमें आपका सीजीएसटी होता है ना, जो सेंटर के पास जाता है, एज वेल एज एसजीएसटी जो स्टेट के पास जाता है, एंड वी हैव द इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी, है ना, यूटी जीएसटी जिसको कहते हैं। एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही थी, आपने भी सुना होगा, गारंटीड कंपनसेशन वाला। बिकॉज जीएसटी एक्ट गारंटीज की जो आपका 14% एनुअल ग्रोथ होगा टैक्स रेवेन्यूज में फॉर द स्टेट फ्रॉम द अमाउंट कलेक्टेड बाय देम इन 2015-16 फॉर 5 ईयर टिल 2022, और अगर नहीं हुआ तो फिर गारंटीड कंपनसेशन दिया जाएगा। ये साफ साफ जीएसटी एक्ट में लिखा गया था कि 14% का ग्रोथ हम मान के चलते हैं टैक्स रेवेन्यूज में स्टेट के होंगे, और बेस ईयर माना गया था आपका 2015-16 और 5 सालों के लिए टिल 2022, और अगर इसमें शॉर्टफॉल आता है तो गारंटीड कंपनसेशन की भी बात कही गई थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डिटेल से जीएसटी के बारे में। एंड प्रीलिम्स के लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली जीएसटी बट इस मेंस के लिए भी आपके अचीवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसटी के बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और एरिया जो कंसर्न यानी कि क्या दिक्कतें आ रही है जीएसटी को लेकर, ये भी एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और की फीचर्स की बात तो आपको ही पता होनी चाहिए जीएसटी की, तो वी हैव द जीएसटी काउंसिल, टाइप्स ऑफ जीएसटी, गारंटीड कंपनसेशन, ये सब की बात हमने करी है ना। तो ये हमने बात कर ली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्ड रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ भारत नेट थ्रू पीपीपी मॉडल इन 16 स्टेट्स। तो काफ़ी समय के बाद ये आपका भारत नेट परियोजना न्यूज़ में आई है, और आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में नहीं आई है, बट एक बार ये हाईलाइट हुई है तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। और ये जो आपका भारत नेट परियोजना है इसके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में कुछ रिव्यू की गई है, रिवीजन की गई है। क्या ये रिवीजन है उसमें हम देखेंगे, और ये रिवीजन सारे स्टेट में नहीं बल्कि 16 स्टेट्स में की गई है। ये जो आपका रिवाइज्ड स्ट्रेटजी है इसके तहत भारत नेट अब ये सारे इनहेबिटेड विलेजेस में एक्सटेंड करेंगी बियॉन्ड ग्राम पंचायत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक क्या था भारत नेट परियोजना के तहत कि ग्राम पंचायत तक इसे लाया गया था, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये सारे इनहेबिटेड विलेजेस को भी ये सर्विसेज प्रदान करी जाएंगी इन द 16 स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है। और अब आप देख सकते हो इस रिवाइज्ड स्ट्रेटजी के साथ आपका अप्रोक्स 3.61 लाख विलेजेस, जिसमें आपका ग्राम पंचायत भी शामिल होगी, इसको कवर किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका रिवाइज्ड स्ट्रेटजी है इसमें आपका क्रिएशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ
टेलीकॉम, भारत नेट, ये सब आपका होगा बाय द कंसेशनर यानी कि प्राइवेट सेक्टर पार्टनर भी इसमें शामिल होंगे, जिसको सेलेक्ट किया जाएगा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से। और पीपीपी मॉडल की अगर हम बात करें तो ये जो पीपीपी मॉडल होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये आपका प्राइवेट सेक्टर की इफिशिएंसी जो होती है उसका फायदा उठाएगा फॉर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन फास्टर रोल आउट ऑफ भारत नेट। और अगर हम बात करें भारत नेट की तो इसी को पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम दिया गया था, जिसको बदलकर भारत नेट और भारत नेट परियोजना की स्कीम लाई गई थी। और अगर भारत नेट के बेसिक की बात करें तो इट इज़ ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, याद रखना है, इट इज़ ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसमें अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ 2 Mbps से लेकर 20 Mbps प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। याद रखना है, फॉर ऑल द हाउस होल्ड्स एंड ऑन डिमांड कैपेसिटी टू ऑल इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जरूर याद रखना है। इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कौन कर रहा है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जनरेटेड वाया यूनिवर्सल एसेस लेवी, जो चार्ज किए जाते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर। याद रखना है, फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विच इज जनरेटेड वाया यूनिवर्सल एसेस लेवी चार्ज ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर। और ये याद रखना है आपको, इम्प्लीमेंटेशन इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फेज 1 में आपका 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर कर लिया गया था। फेज 2 में आपका 1.5 लाख ग्राम पंचायत, और फेज 3 की बात करें तो इसमें आपका एग्जिस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया आपका भारत नेट परियोजना के बारे में, जो वैसे तो काफ़ी पुरानी ही स्कीम थी, बट ये न्यूज़ में आई है तो आपको याद रखना है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ 2 Mbps से 20 Mbps फॉर ऑल द हाउस होल्ड एंड फंडिंग आपका लेवी के अनुसार होगा, यानी कि टैक्स लेवी करी जाएंगी और जो पैसे आएंगे उसमें आपका खर्च होगा। एंड फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में आपका फोकस क्या है? अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग। एंड रिवाइज स्ट्रेटजी में आपको पता ही है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनर को शामिल किया जाएगा, है ना। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज योर कैबिनेट अप्रूव्स रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। क्या है ये आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम? तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑपरेशनल इफिशियंसी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना, याद रखना है ना। तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव ऑपरेशनल efficiencies and financial sustainability by providing result linked financial assistance to the discoms, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या पावर डिपार्टमेंट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी कि ये जो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस बेस्ड ऑन रिजल्ट ये आपका प्रदान किया जाएगा इस स्कीम के तहत, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स को एक्सक्लूड किया गया है ना। और ऑब्जेक्टिव वही है कि जो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए। और ये जो असिस्टेंस है वो आपका बेस्ड होगा मीटिंग द प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज वेल एज अपॉन अचीवमेंट ऑफ द बेसिक मिनिमम बेंचमार्क, यानी कि जो एलिजिबिलिटी एंड बेंचमार्क क्राइटेरिया सेट करी जाएंगी, अगर उसको अचीव कर लिया जाता है तो आपको ये असिस्टेंस मिलेगा। किसे मिलेगा? पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम को, प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेगा, याद रखना है। और ये जो स्कीम है वो अवेलेबल होंगी 2025-26 तक। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगा, याद रखना है। इस स्कीम का नोडल एजेंसी कौन है? आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये नोडल एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ AT&C, जिसको कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो होते हैं उसको कम करना है टू पैन इंडिया लेवल ऑफ 12 से 15% बाय 2024 से 25, याद रखना है आपको, है ना। तो AT&C जो लॉसेस होते हैं उस लॉस को 12 से 15% कम करना है बाय 2024 से 25। साथ ही साथ ACS-ARR, जिसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एवरेज रेवेन्यू रियलाइज गैप, उसको जीरो करना है बाय 2024 से 25। साथ ही साथ डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज फॉर मॉडर्न डिस्कॉम, तो ये बात भी है। एंड अदर
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देख सकते हो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स, है ना। तो क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई, इसमें भी इंप्रूव करना है टू द कंज्यूमर। एंड फिर आपका क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ द स्कीम की बात करें तो इसमें आपका कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स की भी बात कही गई है, जिसमें आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल कंज्यूमर। प्रीपेड यानी कि पहले से पे करो, उसके बाद आप यूज करो, जितना आपने पे किया है उतना ही आपका चलेगा। सिमिलर टू द D2H, यानी कि आपके जो टीवी सर्विसेज आप यूज करते हो, इंटरनेट पैकेजेस यूज करते हो, है ना, ये सब प्रीपेड हो गए, तो ये हो जाते हैं। एंड एज वेल एज प्रायोरिटाइजिंग द अर्बन एरिया, यूटीज, अमृत सिटीज, है ना, तो इन सब जगहों पर प्रायोरिटी बेस पर काम होगा। साथ ही साथ फीडर सेग्रीगेशन, फीडर सेग्रीगेशन में क्या होगा, जिसमें फंडिंग सेग्रीगेशन, है ना, तो जो फीडर सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कनेक्शंस, इसको फंडिंग की जाएगी सो दैट सोलराइजेशन किया जा सके अंडर द कुसुम योजना। along with modernization of distribution system, और modernization of distribution system कहाँ पर, अर्बन एरियाज में, रूरल एंड अर्बन एरिया सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, तो ये सब भी आपका कंपोनेंट है ना। तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए, कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स एंड फीडर सेग्रीगेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रूरल एंड अर्बन एरिया सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। की फीचर्स की बात करें तो देख लो, की फीचर्स में जो मेजर फोकस है वो बेसिकली इंप्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर द फार्मर्स, साथ ही साथ डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रदान किया जाए वाया सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फीडर। एंड वी हैव द कंज्यूमर एम्पावरमेंट बाय वे ऑफ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, और इसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो बेनिफिट है उसको लेवरेज किया जाएगा सो दैट डाटा एनालिसिस किया जा सके जनरेटेड फ्रॉम द IT या OT डिवाइसेस, जैसे सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सो दैट सिस्टम जनरेटेड एनर्जी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एवरी मंथ जनरेट किया जा सके। तो कहाँ बिजली की चोरी हो रही है और कहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इन सब का आसानी से एनालाइज किया जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के बारे में। ये पावर सेक्टर के लिए है, पावर डिस्कॉम्स के लिए है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंटायर नागालैंड डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरियाज फॉर 6 more months अंडर AFSPA। तो आप देख लो फिर से AFSPA न्यूज में आ गई है, और पूरा नागालैंड जो कि आपका एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है 6 महीने के लिए फिर से। तो ये जो डिक्लेरेशन किया जाता है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड दैट जो एरिया है कंप्राइजिंग द होल ऑफ नागालैंड वो आपका डिस्टर्ब्ड एंड डेंजरस कंडीशन में है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई किया गया है, और इसीलिए जो आर्म्ड फोर्सेस की यूज़ है वहाँ पर, इस्तेमाल है वहाँ पर इन एड ऑफ सिविल पावर वो नेसेसरी है, इसलिए वहाँ पे ये लगाया गया है। और अगर हम बात करें AFSPA की जो अभी वहाँ लगा दी गई है, तो इसके तहत आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और इम्यूनिटी आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती है सो दैट जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुए हैं इन द डिस्टर्ब्ड एरिया उसको ब्रिंग बैक किया जा सके। अब बात करते हैं कौन कौन से एरियाज को डिस्टर्ब्ड कहा जा सकता है। तो देख लो आप, एरियाज आर कंसिडर्ड डिस्टर्ब बाय रीजन ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, है ना। तो डिफरेंट रिलीजन्स के मेंबर जो एक जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोई डिस्प्यूट या डिफरेंसेस आ गई हो, रेशियल बेसिस पर हो गया हो डिफरेंसेस, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स या कास्ट या कम्युनिटीज बेसिस पर ये आपका डिस्प्यूट आ गया हो, तो आप कह सकते हो कि उन एरियाज को हम डिस्टर्ब कह देते हैं। और ये जो AFSPA है वो इम्पावर करती है आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे लीगल इम्यूनिटी प्रदान कर दिया जाएगा अगर आर्म्ड फोर्सेस कुछ एक्शंस लोगों के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना, किसी वकील को रोकवा कर स्टॉप एंड सर्च कर लेना, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाते हैं और इसके लिए उनको लीगल इम्यूनिटी भी मिल जाती है। एंड फॉर AFSPA टू बिकम वैलिड एन एरिया नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड आइदर बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। और याद रखना, ये जरूर याद रखना है, AFSPA टू बिकम वैलिड एन एरिया नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब, और ये सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। और ये जरूर याद रखना है कि प्रेजेंटली AFSPA आपका कहाँ ऑपरेशनल है, असम में है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में है, नागालैंड में तो अभी हो ही गया है आपका एक्सटेंशन, मणिपुर में है, लेकिन मणिपुर में सारे मणिपुर में नहीं है, इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़कर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी है। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल भी किया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं सकते और एक्सेसेस इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी, यानी कि हो सकता
सकता है डिस्टर्ब एरियाज में आर्म फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर मिल गई हो, बट एज पर द रूल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016 कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आर्म फोर्सेस है वो इन्वेस्टिगेशन को तब भी स्केप नहीं कर सकते फॉर द एक्सेसेस जो वो करेंगे इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी इवन इन डिस्टर्ब एरिया। ऑल्सो जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन रिकमेंडेड कि जो आपका आफ्सपा को हटा दिया जाए, ये याद रखना है आपको मेंस के लिए। जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन 2005 रिकमेंडेड रिपीलिंग ऑफ द आफ्सपा। अब आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में। वी हैव द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, और याद रखना है आपको ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 10th नंबर पर आई है इन द GCI 2020 अहेड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो काफ़ी अच्छी न्यूज है। और ये जो आपका GCI है रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड ये जो रैंकिंग दी गई है 5 पिलर्स पर, जिसमें लीगल मेजर्स एक पैरामीटर हो जाता है, टेक्निकल मेजर्स दूसरा पैरामीटर, कैपेसिटी बिल्डिंग तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर चौथा, एंड कोऑपरेशन आपका है ना। तो ये आपका 5 पिलर हो गया, लीगल, टेक्निकल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कोऑपरेशन। एंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया का आपका 4th स्पॉट आया है, और यूएस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूके है ना। तो आप देख सकते हो। एंड नाउ वी हैव द कोविड विक्टिम इंटाइटल टू एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन। तो न्यूज़ इसलिए आई है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका सेक्शन 12 है ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें एक स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर कि वो रिकमेंड करे मिनिमम रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ ए नेशनल डिजास्टर। और ये जो सच मिनिमम रिलीफ, ये इसमें आपका एक्स ग्रेटिया असिस्टेंस में आएगी एज पर द सेक्शन 12 क्लाउज 3। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात NDMA के ऊपर छोड़ दी है कि वो फिक्स करे कि एक्स ग्रेटिया अमाउंट क्या होगा। और ये डायरेक्शन तब आई है जब सेंटर ने कहा कि प्रेजेंटली देयर वाज नो गाइडलाइन पॉलिसी स्कीम इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट मे बी यूज्ड टू पे फॉर डिजास्टर रिलेटेड डेथ ड्यू टू COVID-19। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। अर्लियर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर COVID-19 नेशनल डिजास्टर, दैट्स व्हाई ये आपका सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो रही है। अब बात करते हैं COVID-19 एंड टूरिज्म। और आपको पता है COVID-19 के कारण अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ हुआ है तो वो आपका टूरिज्म मूवमेंट ये सब इफेक्ट हुए। तो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए आई है बिकॉज एज पर द UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD रिपोर्ट, जो COVID-19 का इम्पैक्ट रहा है टूरिज्म के ऊपर, इसके कारण मोर देन 4 ट्रिलियन लॉस होने वाली है ग्लोबल इकोनॉमी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुआ है कुछ तो टूरिज्म सेक्टर हुआ, ये आपको पता ही है। और इंडिया साव ए 54% रिडक्शन इन टूरिस्ट अराइवल इन 2020। तो ये आप डाटा याद रख सकते हो। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टूरिज्म है वो रिकवर करेंगी फास्टर इन द कंट्री जहाँ पर वैक्सीनेशन रेट ज़्यादा है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK, US। यहाँ पर आपका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एंड बट ये जो आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है वो आपका रिटर्न नहीं होंगे टू द प्री पेंडेमिक लेवल अंटिल 2023 और लाटर, बिकॉज वेरियस अभी भी लगे हुए हैं ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन, लो ट्रेवल कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ अभी जो थर्ड वेव वाली इशू आ रही है जिसके कारण बहुत सारे देश अभी भी ट्रेवल बैन लगा कर रखे हैं। एंड वी हैव द आत्मनिर्भर भारत योजना। तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द आत्म भारत रोजगार योजना फॉर अनदर 9 मंथ। और ये आप 2022 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरी चलेगा। इस स्कीम की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था सो दैट जो एम्प्लॉयर्स है उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें अलॉन्ग विथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो प्रोवाइड करी जानी है वो भी प्रोवाइड हो, और जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है उसको रीस्टोर किया जाए ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। और ये इम्प्लीमेंट हो रही है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके तहत गवर्नमेंट आपका क्रेडिट कर रही है, यानी कि पैसे ट्रांसफर कर रही है बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स शेयर, जो कि आपका ओवरऑल 24% ऑफ वेजेज होता है, या फिर ओनली द एम्प्लॉयज शेयर, यानी कि कुछ कुछ क्षेत्र में दोनों का शेयर गवर्नमेंट पे कर रही है, कुछ में आपका सिर्फ एम्प्लॉयज का शेयर पे कर रही है। और ये 2 साल तक चलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये न्यूज़ थी। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज अबाउट AIM-LEAP, यानी कि इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनिशिएटिव।
तो ये बेसिकली न्यूज इसलिए आई है बिकॉज अटल इनोवेशन मिशन कंक्लूड्स फर्स्ट फिनटेक कोहॉर्ट ऑफ एम आई लीप एज ए मेजर स्टेप टू एक्सेलरेट द टेक स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। और ये जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग का है, आपको पता है, विच इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसके तहत कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है इन द कंट्री। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें AIMI लीप प्रोग्राम की, तो बेसिकली टू इनवाइट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अक्रॉस ए ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शंस एंड प्रेजेंट देयर सॉल्यूशन टू द कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड इनोवेशन टीम फॉर इनेबलिंग मार्केट एक्सेस एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप। एंड वी हैव द गामा रे बस्ट। तो गामा रे बस्ट की बात करें तो देख सकते हो आप यहाँ पर रिसेंटली एनर्जी आफ्टर ग्लो ऑफ गामा रे बस्ट डिटेक्ट किया गया है स्पेस में, और ये मदद कर सकती है इन प्रोविंग द स्टेलर एवोल्यूशन। और अगर हम बात करें गामा रे बस्ट की, तो ये शॉर्ट लीव एक्सप्लोजन है हाईली एनर्जेटिक गामा रेज का विच लास्ट फ्रॉम लेस देन ए सेकेंड टू सेवरल मिनट्स, है ना। और ये जो गामा रे बस्ट है ऐसा कहा जाता था, माना जाता था कि ये जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल एंड ये शाइन करते रहते हैं अबाउट मिलियन ट्रिलियन टाइम्स एज ब्राइट एज द सन एंड दे आर नॉन टू अकर एट ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एंड वी हैव द स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन ये न्यूज़ में आई है बिकॉज ये जो कैरकैस ऑफ स्पिनर डॉल्फिन वो ओडिशा में मिली है। तो ये स्पिनर डॉल्फिन के बेसिक की बात करें तो ये स्मॉल डॉल्फिन है जो मिलती है ऑफ शोर ट्रॉपिकल वाटर में अराउंड द वर्ल्ड एंड ये फेमस है फॉर इट्स एक्रोबेटिक डिस्प्ले जिसमें ये स्पिन करती है अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर एंड जब भी आपका ये हवा में उड़ती है ना, तो जब भी ये हवा में उड़ती है तो ये आपका एक्रोबेटिक डिस्प्ले करती है जिसमें ये स्पिन करती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंड मोस्ट एबंडेंट डॉल्फिन स्पीसीज इन द इंडियन ओशियन, याद रखना है, मोस्ट एबंडेंट डॉल्फिन स्पीसीज इन द इंडियन ओशियन। आयुषियन स्टेटस में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, चाइना सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बिकॉज चाइना अब मलेरिया फ्री सर्टिफाई हो गया है। हाउएवर ये बात चाइना ने ही कंफर्म करी होगी, अब इसमें क्या सच है क्या झूठ चाइना के तरफ से ही तो पता चलेगा ना। तो सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन WHO के द्वारा ग्रांट करी जाती है, वो तब ग्रांट की जाती है जब कोई देश ने प्रूव किया हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जो चेन ऑफ इंडिजीनियस ट्रांसमिशन है वो इंटरप्ट कर दी जा चुकी है नेशनल लेवल पर फॉर एटलीस्ट प्रीवियस 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि लगातार 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में आपका कोई भी इंडिजीनियस ट्रांसमिशन नहीं हो रहा हो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तब ये डिक्लेयर कर दी जाती है। अब चाइना अप्रोक्स टोटल 40th कंट्री में से एक बन गया है जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गया है। मलेरिया एक प्रकार से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है काउज्ड बाय द पैरासाइट जो ट्रांसमिट करी जाती हैं टू द पीपल थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, याद रखना है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट केस लोड एंड मलेरिया मॉर्टेलिटी इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन 2019। ये मेंस के लिए डाटा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट केस लोड एंड मलेरिया मॉर्टेलिटीज इन द WHO साउथ ईस्ट रीजन इन 2019। तो ये बात हो गई आपका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सदर्न ओशियन के बारे में है। बेसिकली न्यूज इसलिए आई है बिकॉज आपको ही पता होगा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है सदर्न ओशियन को एज द वर्ल्ड्स 5th ओशियन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ये सब तो एग्जिस्ट कर ही रही थी। अब जो 5वां है वो भी आपका एग्जिस्ट होने लगा है एज ए सदर्न ओशियन जो रिकॉग्नाइज करी गई है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। और ये कंस्टिट्यूट करेंगी, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो एरिया विच सराउंड्स 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उसके बाद वाला जो वाटर रिकॉग्नाइज्ड रीजन है उसको आप सदर्न ओशियन के कैटेगरी में डालोगे। बट याद रखना है एक्सक्लूडिंग द ड्रैक पैसेज एंड स्कोटिया सी, ये जरूर याद रखना है ना। ड्रैक पैसेज ये है आपका और स्कोटिया सी है, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो। और ये जो आपका 60 डिग्री वाला है बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ, ये आपका सदर्न ओशियन कहलाएगा। एंड अनलाइक अदर ओशियन दैट आर डिफाइंड बाय द कंटिनेंट्स दैट फेंस देम, जैसे पैसिफिक, आपका अटलांटिक है ना, जो सदर्न ओशियन है वो डिफाइन किया जाता है बाय करंट कॉल्ड अटलांटिक सर्कमपोलर करंट। एंड सिग्निफिकेंस यही है कि क्लाइमेट रेगुलेशन थ्रू हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्टिंग ऑफ कोल्ड फ्रेजाइल मेराइन इकोसिस्टम, ये सब हो जाती है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज प्लेसेस इन न्यूज।
तो बेसिकली पहला प्लेस है आपका किंगडम ऑफ इश्तवान, किंगडम ऑफ इश्वातनी। तो बेसिकली कहाँ है आपका किंगडम ऑफ इश्वातनी, तो आप देख लो ये है आपका इश्वातनी, है ना, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूज इसलिए आई है बिकॉज रिसेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट किंग एमएसवाती 3 वायलेंट हो गया है। तो इसको पहले किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड भी कहते थे, और इसी को बेसिकली स्वाजीलैंड कहते थे। साउथ अफ्रीका के विदिन आता है, ये लैंडलॉक्ड है, आपको याद रखना है। तो पहले इसे किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड कहते थे, अब इसे इस्वातिनी कहा जाता है। इट इज़ ए लैंडलॉक कंट्री इन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका वेयर इट एडजॉइंस द मोजाम्बिक। तो यहाँ पर आपको मोजाम्बिक मिल जाते हैं ना, तो ये याद रखना है। आपका इस्वातिनी आपका जो कंट्री है वो आपका अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका के विदिन ये आती है, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड लैंडलॉक, ये याद रखना है। और यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला अगेंस्ट द किंग एमएसवाती 3। एंड वी हैव द सेकेंड न्यूज कुंडाकुलम। तो बेसिकली कुंडाकुलम न्यूज में इसलिए आई है बिकॉज यहाँ पर रशिया की जो स्टेट रन एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन है रोस्टोम, यहाँ पर आपका शुरू हो चुका है 5th यूनिट ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट द कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर वाटर प्लांट में अभी ओवरऑल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिसमें आपका 5 रिएक्टर सब अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर दिए गए हैं ना, छठा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड वो अभी शुरू होगा, बट 5th जो है आपका शुरू हो चुका है। तो अगर हम बात करें KNPP के बारे में, तो ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में, सिचुएटेड इन द कुंडाकुलम इन तमिलनाडु। ये याद रखना है ना, कहाँ है आपका कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, देख सकते हैं ना, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया पूरे आर्टिकल को। हाउएवर विजन IAS ने काफ़ी ब्रॉडर कंटेंट डाल दिए हैं, तो आप थोड़ा सा समय बढ़ सकता है डिस्कशन के मामले में। सो यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि आपको 40-50 मिनट्स के लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।